ये स्टूडेंट्स, कल हम राष्ट्रीय आय के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने अध्ययन किया था कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास समय समय पर हुआ है। ठीक है, आज़ादी से पूर्व हमने पढ़ा था कि कौन कौन से विद्वान, यानी राष्ट्रीय आय शब्द का सबसे पहले प्रयोग प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स से किया था। और उसके बाद भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने का जो कार्य है वो कई विद्वानों ने किया था। उसमें से दादा भाई नौरोजी है, विलियम डिग्बी है, फिडले सिराज है, साहा व खंबर है, डॉक्टर VKRV राव है, CR देसाई है आदि। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद हमने बात की थी कि एक राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई थी और उसके बाद 1957 में एक परमानेंट ऐसी समिति बनाई गई जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करती है, जिसका नाम है CSO। 1956 में CSO बनाया गया, जिसका पूरा नाम क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। फिर हमने राष्ट्रीय आय की परिभाषा पढ़ी थी, प्रोफेसर मार्शल ने दी थी परिभाषा कि श्रम और पूंजी मिलकर के और प्रतिवर्ष जो भौतिक और अभौतिक वस्तुएं बनाते हैं और उनमें सेवाओं के सम्मिलित कर देते हैं तो उसे राष्ट्रीय आय या देश का राष्ट्रीय लाभांश कहते हैं। पीगू की परिभाषा की थी कि राष्ट्रीय आय को केवल मुद्रा में ही मापा जा सकता है। और फिशर ने राष्ट्रीय आय की अंतिम परिभाषा दी थी कि अंतिम उपभोक्ता द्वारा प्राप्त सेवाएं, वस्तु और सेवाएं, इनमें से सबसे उपयुक्त परिभाषा साइमन कुजनेट्स की परिभाषा थी। ठीक है, तो हमने बात की थी इन परिभाषाओं में अंतर क्या है। 4 परिभाषाएं हमने पढ़ ली थी, मार्शल की पढ़ी थी, पीगू की पढ़ी थी, फिशर की पढ़ी थी और साइमन कुजनेट्स की पढ़ी थी। ठीक है, तो इन परिभाषाओं में अगर हम अंतर देखें तो मार्शल की परिभाषा की मुख्य विशेषता क्या है? मार्शल मानता है कि एक देश में उसकी परिभाषा में क्या क्या मुख्य बातें हैं कि एक देश में एक वर्ष में, ये 2 चीज़ें वो रखता है कि राष्ट्रीय आय की गणना एक देश के अंदर की जाती है और एक वर्ष में यानी एक साल के लिए राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ठीक है, और इसमें समस्त भौतिक और अभौतिक जो भी वस्तुएं भौतिक है और अभौतिक है जो दिखाई नहीं देती है, उन दोनों के उत्पादन को वो सम्मिलित करता है। अभौतिक मतलब जो दिखाई नहीं देती है, जैसे सेवाएं। ठीक है, एक डॉक्टर की सेवा, इंजीनियर की सेवा वो हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, डॉक्टर केवल राय देगा, वकील केवल राय देता है, कोई वस्तु नहीं देता है। तो भौतिक वस्तु जो दिखाई देती है, कूलर, फ्रिज, टीवी सब दिखाई देते हैं। तो एक वर्ष में जितनी भी भौतिक और अभौतिक दोनों वस्तुएं बनती है, ठीक है, उसको जो है उनके मूल्यों को जो है उन्होंने राष्ट्रीय आय कहा है। मार्शल की परिभाषा की विशेषता क्या है कि वो मानता है कि एक देश के अंदर जितनी वस्तुएं और सेवाएं बनती है, एक वर्ष में जितनी बनती है और जितनी भी भौतिक और अभौतिक वस्तुएं और सेवाएं बनती है, उनके मूल्यों को जो है राष्ट्रीय आय माना जाता है। पीगू की परिभाषा की मुख्य विशेषता क्या है? पीगू राष्ट्रीय आय की गणना को केवल मुद्रा के रूप में व्यक्त करता है कि राष्ट्रीय आय की गणना केवल मुद्रा यानी उत्पादन से मतलब नहीं है, उसकी मुद्रा यानी कितने रुपए का उत्पादन हुआ है वो उसको महत्वपूर्ण मानता है। तो पीगू राष्ट्रीय आय की गणना को मुद्रा के रूप में जोड़ता है। फिशर क्या मानता है? फिशर की परिभाषा की मुख्य बात क्या है कि उत्पादन के स्थान पर उपभोग को राष्ट्रीय आय का आधार बनता है। ये उत्पादन को नहीं मानता, उत्पादन के स्थान पर उपभोग को राष्ट्रीय आय के रूप में मानता है। क्यों उपभोग को? मतलब फिशर ने अपनी परिभाषा में कहा ना कि जितनी उपभोक्ता तक वस्तु पहुंचती है, या उत्पादन चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, कितनी वस्तुएं बनती है उससे इंपॉर्टेंट नहीं। फिशर कहता है कि जितनी उपभोक्ता तक वस्तु पहुंचती है, अंतिम वस्तु पहुंचती है, जैसे उपभोक्ता तक एक पेन पहुंचा तो उस पेन को जोड़े, एक कार उपभोक्ता तक पहुंची मतलब बिक गई, कार उपभोक्ता तक पहुंच गई तो उसके मूल्य को जोड़े। अगर आधा किलो गेहूं उपभोक्ता तक पहुंचा, अगर वो मार्केट में है, मंडी में है, कोई उससे कोई मतलब फैक्ट्री में है तो उससे मतलब नहीं है। अगर वो उपभोक्ता तक पहुंचती है, काम में लेने के लिए आई अंतिम वस्तु के रूप में, तो उसको राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे। यानी जो गोदामों में पड़ा हुआ माल है और जो फैक्ट्रियों में पड़ा हुआ माल है उससे अपने कोई मतलब, कितना ही बन गया होगा, लेकिन जो उपभोक्ता तक अगर वो नहीं पहुंची तो उसको हम राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ेंगे। तो फिशर किसको
उत्पादन को महत्वपूर्ण नहीं मानता, बल्कि किसको महत्वपूर्ण मानता है? उपभोग को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है, तो ये है तीनों की परिभाषाओं का अंतर। तो हम राष्ट्रीय आय को अंतिम रूप से क्या कर सकते हैं कि एक देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों को योग को क्या कहा जाएगा? राष्ट्रीय आय। यानी जितनी भी मौद्रिक मूल्य है, उनका जो वैल्यू है, उनका जो मूल्य है, उसको हम राष्ट्रीय आय में जोड़ें। तो अब राष्ट्रीय आय की विशेषताएं क्या होती है भाई? तो अगला हेडिंग है हमारे राष्ट्रीय आय की विशेषताएं। राष्ट्रीय आय की क्या विशेषता होती है? ठीक है, नंबर 1, एक देश की अर्थव्यवस्था। एक देश की अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय आय की पहली विशेषता हमने पढ़ ली है कि राष्ट्रीय आय की गणना एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए की जाती है। दो देशों को मिलाकर के या एक राज्य की नहीं की जाएगी, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था की गणना के लिए राष्ट्रीय आय काम में ली। इसलिए राष्ट्रीय आय, इसके राष्ट्रीय कहेंगे, राज्य तो नहीं कहेंगे, हैं? अंतर्राष्ट्रीय तो नहीं कहेंगे, केवल राष्ट्रीय क्यों कहते हैं? क्योंकि एक राष्ट्र की एक अर्थव्यवस्था, एक देश की अर्थव्यवस्था की गणना की जाती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय का संबंध केवल एक देश की अर्थव्यवस्था से होता है। किससे होता है राष्ट्रीय आय का संबंध? एक देश की अर्थव्यवस्था से होता है। नंबर 2, दूसरी विशेषता, निश्चित अवधि। राष्ट्रीय आय की गणना हमेशा एक निश्चित अवधि के लिए की जाती है, जिसे एक वर्ष के लिए की जाती है, जिसे हम भारत में वित्तीय वर्ष कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर, वो अवधि अलग हो सकती है, वो कोई 1 जनवरी से 31 दिसंबर होती है, कोई 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है। ठीक है, लेकिन गणना हमेशा एक वर्ष के लिए की जाएगी। ठीक है, अगर 31 दिसंबर को 12 बजे तक अगर कोई वस्तु बन गई तो उसको उस वर्ष की राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे। अगर 31 दिसंबर को रात को 2 बजे अगर वस्तु बनी तो उसको उस साल में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि साल ही बदल गया। बात समझ आई? जैसे भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए ये वित्तीय वर्ष कहलाता है। तो 31 मार्च को रात को 12 बजे तक तारीख वही रहेगी, तो उस तक उत्पादन जो होगा उसी को उस साल की राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे। अगर रात के बाद 2 बजे अगर वस्तु बनी है या कोई अर्धनिर्मित रह गई है तो उसको उस साल में नहीं जोड़ेंगे, फिर उसको अगले साल में ही जोड़ेंगे। तो इसमें एक निश्चित अवधि होती है, उसी के अंदर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अवधि भी क्या होती है? फिक्स होती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय की गणना सदैव एक निश्चित अवधि के लिए की जाती है, और उस अवधि को क्या कहते हैं? वित्तीय वर्ष। और भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? 1 अप्रैल से 1 हो सकता है अमेरिका में 1 जनवरी से हो, जापान में कोई और तिथि हो, लेकिन गणना हमेशा 1 वर्ष के लिए ही की जाती है। हर देश राष्ट्रीय आय की गणना 1 वर्ष के लिए करता है, 1 महीने, 6 महीने, 5 महीने, 2 महीने नहीं, बल्कि हमेशा हर देश, हर अर्थव्यवस्था 1 साल के लिए राष्ट्रीय आय की गणना करती है। नंबर 3, देश के निवासियों की आय। देश के निवासियों की आय। राष्ट्रीय आय हमेशा एक देश के निवासियों की आय होती है, कि एक देश की बाउंड्री के अंदर होने वाली आय होती है। हमने 2 तरह के आधार पढ़े ना, एक भौगोलिक आधार पर और एक नागरिकता के आधार पर। तो राष्ट्रीय आय की गणना भौगोलिक आधार पर की जाती है या नागरिकता के आधार पर की जाती है? हाँ, भौगोलिक आधार पर की जाती है या नागरिकता के आधार पर? नागरिकता के आधार, क्योंकि भौगोलिक आधार पर देश की बाउंड्री के अंदर बनने वाली जरूरी नहीं है बाउंड्री के अंदर ही बने। देश के निवासी, अगर भारत के व्यक्ति जापान में कमाते हैं, भारत का व्यक्ति अमेरिका में कमाता है, तो उसको भी राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे। NFI पढ़ा ना हमने? अरे NFI नहीं पढ़ा क्या? नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो साधन, उत्पादन का साधन है वो श्रम है। श्रम कहाँ कर रहा है? श्रम देश के अंदर कर रहा है तो भी जोड़ेंगे। श्रम अगर वो बाहर कर रहा है और आय कमा रहा है तो भी उसको जोड़ेंगे।
तो राष्ट्रीय आय की अवधारणा भौगोलिक सीमाओं से नहीं, अगर भौगोलिक सीमा से गणना कर रहे हो आप तब तो केवल जीडीपी निकालेंगे, सकल घरेलू उत्पादन कहलाएगा वो, उसे राष्ट्रीय आय नहीं कहेंगे। अगर राष्ट्रीय आय के लिए देश के निवासियों की आय है, वो देश के निवासी कहीं भी कमा रहे हैं, चाहे देश के अंदर कमा रहे हैं या देश से बाहर का, अगर वो भारत का नागरिक है तो उसको राष्ट्रीय आय में, उसके द्वारा कमाई गई आय को राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे, जो भी वो कमाता है, जो भी उत्पादन करता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय में देश के निवासियों की आय जोड़ी जाती है। इसलिए अगर आपको राष्ट्रीय आय गणना करनी है तो जीडीपी में क्या जोड़ेंगे, NFI जोड़ेंगे, विदेशों से प्राप्त आय भी जोड़ देंगे, क्योंकि जीडीपी तो घरेलू आय है और NFI क्या है, विदेशों से प्राप्त आय, शुद्ध आय, तो उसको जोड़ेंगे तो बनेगा GNP, ग्रॉस नेशनल प्रॉफिट, नेशनल प्रोडक्शन, राष्ट्रीय आय। बात समझ आई? तो राष्ट्रीय आय क्या होती है, एक देश के निवासियों द्वारा अर्जित आय, चाहे वो अर्जित कहीं से भी हो रही है, देश के अंदर से हो या विदेशों से हो। देश का निवासी अगर कमा रहा है तो वो आय देश में ही भेजेगा। भाई अपने गांव का अगर व्यक्ति कोई जयपुर में कमाता है तो वो जयपुर में देश में पैसा तो देश के अंदर ही कमा रहा है या देश में ही भेजेगा ना। अमेरिका कमाने वाला पैसा तो देश के अंदर ही भेजेगा। ठीक है, तो देश के निवासियों की आय राष्ट्रीय आय होती है, यानी राष्ट्रीय आय का संबंध एक देश के निवासियों की आर्थिक क्रियाओं से होता है। किससे होता है? एक देश के निवासियों की आर्थिक क्रियाओं से। एक देश के निवासी जैसे भी कमाते हैं उससे राष्ट्रीय आय का संबंध होता है। वर्तमान में देश के भौगोलिक क्षेत्र में निवासियों व गैर निवासियों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन भी इसमें शामिल होता है। पहले शुरुआत में तो केवल भौगोलिक आधार रखा था, राष्ट्रीय आय की गणना केवल भौगोलिक आधार पर की जाती थी कि भाई भारत की बाउंड्री के अंदर जितने भी लोग कमाते हैं, जितनी भी आय होती है, जितना भी उत्पादन होता है, उसको राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे। लेकिन अब चूंकि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था हो गई ना, एक देश अकेला अपना गुजारा नहीं कर सकता, आयात निर्यात होता है नहीं होता है। वर्तमान अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्थाएं, तो देश के अंदर माल वस्तुएं आती भी है तो भारत के निर्यात भी होता है। बाहर के लोग भारत में कमाते हैं तो भारत के लोग अन्य देशों में भी कमाते हैं, स्वाभाविक है। इसलिए वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय की अवधारणा केवल नागरिकता के आधार पर बदल गई कि भारत के नागरिक कहीं भी कमाते हैं, चाहे वो देश की बाउंड्री में कमाए या बाहर कमाए, उसको राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो वर्तमान में भौगोलिक क्षेत्र में निवासियों व गैर निवासियों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन भी इसमें होता है। इसका मतलब गैर निवासी अगर हैं तो उनको भी इसमें जोड़ा जाए। नंबर 4, आर्थिक क्रियाओं से संबंध। चौथी विशेषता, आर्थिक क्रियाओं से संबंध। आर्थिक क्रियाओं से राष्ट्रीय आय में सदैव 2 तरह की क्रियाएं होती हैं ना, 11th में पढ़ा था आपने, एक आर्थिक क्रिया और एक अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया जिसका संबंध धन से नहीं होता है। ठीक है भाई, दौड़ना, खाना, नाचना, कूदना, ये सब अनार्थिक क्रिया है। जबकि धन कमाना, किसी भी कार्य को करने के बदले अगर धन मिलता है तो वो आर्थिक क्रिया है। तो राष्ट्रीय आय में केवल कौन सी क्रियाओं को जोड़ा जाता है? आर्थिक क्रिया, यानी वो कार्य करने जिससे आपको धन की प्राप्ति होती है। चाहे एक अध्यापक पढ़ाता है, चाहे वकील सेवाएं दे रहा है, ठीक है, तो सभी तरह की सेवाएं जो आर्थिक है उन्हीं को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। तो राष्ट्रीय आय का संबंध केवल उत्पादक आर्थिक क्रियाओं से होता है, अनुत्पादक आर्थिक क्रियाओं से नहीं। कौन सी आर्थिक क्रियाओं से होता है? उत्पादक आर्थिक क्रिया से, यानी जिससे उत्पादन होता है। राष्ट्रीय आय का संबंध केवल उत्पादक आर्थिक क्रियाओं से होता है, अनुत्पादक नहीं। जिससे कोई काम उत्पादन नहीं होता है तो उसको हम राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, अगला 5वीं विशेषता, अंतिम उपभोग योग्य वस्तु। अंतिम उपभोग योग्य वस्तुओं
व सेवाओं से संबंध। वैसे वस्तु और सेवाओं से संबंध, इसका मतलब अंतिम उपभोग योग्य वस्तुएं, वे वस्तुएं जो अंतिम रूप से उपभोग होती है। आपने पढ़ा है ना मध्यवर्ती और अंतिम, अंतर पढ़ा ना हमें। मध्यवर्ती या कच्चे माल के रूप में अगर कोई वस्तु है तो उसको राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ेंगे। अगर एक कार आधी बनी हुई है, उसकी केवल बॉडी है या उसका केवल अंदर का ढांचा है, बाहर बना हुआ नहीं है वो, तो उसको हम नहीं जो कच्चे माल के रूप में। धागा या कपास कच्चे माल के रूप में है तो उससे उत्पादन को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, जो अंतिम उपभोग योग्य वस्तु है, वो भी वस्तु जो अंतिम उपभोग योग्य है, जिसको उपभोक्ता काम में ले सकता है, उसको राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे। ब्रेड वाले उदाहरण में हमने पढ़ा ना, गेहूं और आटे को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि जो ब्रेड है अंतिम रूप से वो उपभोग योग्य है, तो उसको राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाए। तो अंतिम उपभोग योग्य वस्तु और सेवाओं को ही राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय की गणना का संबंध अंतिम उपभोग योग्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से होता है, अर्धनिर्मित वस्तु से नहीं। अर्धनिर्मित जो आधी बनी हुई है या कच्चे माल से संबंधित या मध्यवर्ती वस्तुओं, इनको राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा। जो अर्धनिर्मित है, आधी बनी हुई है, उसको भी राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ी। ठीक है, जो कच्चा माल के रूप में आती है, क्योंकि उत्पाद कच्चे माल को तो काम में नहीं ले सकते ना। कच्चे माल को उपभोक्ता क्या करेगा? कपास को पहनेगा क्या? धागे को पहनेगा? नहीं। ठीक है, तो अर्धनिर्मित वस्तुओं, कच्चे माल या मध्यवर्ती वस्तुएं जो बीच में काम में ली जाती है, उनको राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ेंगे। केवल किसको जोड़ेंगे? अंतिम उपभोग योग्य वस्तु और सेवाओं को ही राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। ठीक है भाई। सातवीं विशेषता, प्रचलित कीमत। छठी विशेषता, प्रचलित कीमत बाजार कीमत से गणना। प्रचलित बाजार कीमत से गणना। राष्ट्रीय आय की गणना केवल प्रचलित बाजार कीमत पर की जाती है। प्रचलित बाजार कीमत मतलब जो वस्तु बाजार में जिस कीमत में बिकती है। अगर एक पंखा बाजार में 250 रुपये में बिकता है, कितने में? 250 में बिकता है, तो उसको मूल्य 250 रुपये जोड़ेंगे। अगर दुकानदार ने 225 में खरीदा है और 250 में बेच रहा है, या उसकी लागत 200 रुपये आ रही है, कंपनी में उस पंखे बनाने की लागत कितनी आ रही है? 200 रुपये। वो दुकानदार को 225 रुपये में बेच रहा है और दुकानदार 25 रुपये बढ़ा करके 250 में उपभोक्ता तक वो बेच रहा है, तो उसके कौन से मूल्य को जोड़ेंगे? उसके बाजार कीमत को जोड़ेंगे। बाजार में वो कितने में बिकता है? 250। तो इसके 250 जोड़ेंगे ना कि 200, क्योंकि 200 तो कंपनी की लागत आ रही है। उपभोक्ता तक पहुंचने की लागत कितनी है? उपभोक्ता तक पहुंच कितने रुपए में पहुंच रहा है वो पंखा? 250। तो उस प्रचलित कीमत को जोड़ेंगे, उसको नहीं। ठीक है, इसके अलावा उस साल की कीमत ही जोड़ेंगे, पिछले साल या अगले साल की नहीं। कि पिछले साल अगर 2019 में वो पंखा 200 रुपये में बिक रहा था, तो उस साल की राष्ट्रीय आय में जुड़ जाएगा 200 रुपये। इस साल वो 250 में बिक रहा है, तो उसके इस प्रचलित बाजार कीमत जो अभी वर्तमान में बाजार कीमत है, उसी का मूल्य जोड़ेंगे। ऐसे 250 रुपये के 10 पंखे बिके, तो इसका मतलब कितने रुपए के पंखे बने? 2500 रुपये के पंखे, ये इसको राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे। बात समझ आई? जो प्रचलित कीमत है, बाजार कीमत, उसी को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। थोक मूल्य या अन्य कीमतों को नहीं। जिस कीमत पर वो बाजार में बिकने को तैयार है वस्तु, उसी कीमत को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। क्योंकि राष्ट्रीय आय मुद्रा में व्यक्त होती है, उत्पादन से कोई मतलब नहीं है। पंखे 10 बने, 20 बने, 50 बने, उससे कोई मतलब नहीं है। उनका मूल्य कितना है, उसको जोड़ेंगे राष्ट्रीय आय। और कौन सी कीमत भी कौन सी? प्रचलित कीमत, जो जिस कीमत पर वो बाजार में बिकने के लिए तैयार है, उसी को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। तो राष्ट्रीय आय की गणना प्रचलित बाजार कीमत पर ही की जाती है। कौन सी कीमत पर? प्रचलित, जो बाजार में जिस रेट में वो वस्तु बिक रही है, उसी
राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। नंबर 7, देश की मुद्रा में व्यक्त, देश की मुद्रा में व्यक्त। राष्ट्रीय आय हमेशा कौन से देश किस मुद्रा में व्यक्त की जाती है? उस देश की मुद्रा में। जैसे भारत में गणना करनी तो किस में जोड़ेंगे? रुपए में। अमेरिका में करनी है तो अमेरिका राष्ट्रीय आय को किस में जोड़ेगा? डॉलर में। इंग्लैंड में है तो इंग्लैंड पाउंड में जोड़ेगा। यानी आप जिस देश की गणना करें उसी देश की मुद्रा में जोड़ेंगे ना भाई। पाउंड, डॉलर, पाउंड हमारे लिए क्या मतलब? हम तो रुपए में कहेंगे पंखा 250 रुपये में बिका तो रुपए आएगा कि डॉलर आएगा? तो जिस देश की राष्ट्रीय आय की गणना करनी है उसी देश की मुद्रा में राष्ट्रीय आय को व्यक्त किया जाए, अन्य देश की मुद्रा से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय की गणना उसी देश की मुद्रा में व्यक्त की जाती है जिस देश की राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं। अन्य देश की मुद्रा, अमेरिका जोड़ेगा तो डॉलर में जोड़ेगा अपनी राष्ट्रीय आय, जापान जोड़ेगा तो येन में जोड़ेगा, जापान की मुद्रा है येन, इंग्लैंड जोड़ेगा तो पाउंड में जोड़ेगा। ठीक है, तो जिस देश की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है उसी देश की मुद्रा में राष्ट्रीय आय को व्यक्त किया जाता है। 7वीं विशेषता होगी। 8वां, वस्तु व सेवाओं का मूल्य, वस्तु व सेवाओं का मूल्य। राष्ट्रीय आय में क्या जोड़ा जाता है? उस देश में वस्तु और सेवाओं का मूल्यों को जोड़ा जाता है। मैंने बताया ना 5 पंखे 250 रुपये के हिसाब से 5-10 पंखे बने तो 2500 के पंखे बने। ठीक है, एक डॉक्टर अगर 100 रुपये हिसाब से रोज 30 दिन में 100 रुपये रोज कमाता है तो 3000 रुपये की आय उसको जोड़ेंगे। ये सेवा है। तो जितनी भी वस्तु और सेवाएं उनके मूल्यों को जोड़ा जाता है, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन को नहीं जोड़ते। भाई पंखे 5 बने या 8 बने या 1000 बने उससे कोई मतलब नहीं है, उन पंखों का मूल्य कितना है वो राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। बात समझ में आई? भाई एक दरवाजा है तो दरवाजे के रेट कितनी है उस रेट को जोड़ेंगे। दरवाजे कितने बने उससे कोई मतलब नहीं, कारें कितनी बनी है उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, उनके मूल्यों को जोड़ा जाएगा, उनके उत्पादन को नहीं जोड़ेंगे राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय की गणना में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग होता है, उनके मूल्यों को जोड़ेंगे। ठीक है, फिर नंबर 9, राष्ट्रीय आय एक प्रवाह अवधारणा। प्रवाह मतलब हमने पढ़ा ना स्टॉक और प्रवाह, फ्लो। प्रवाह अवधारणा, राष्ट्रीय आय कैसी अवधारणा है? स्टॉक अवधारणा है या प्रवाह अवधारणा है? प्रवाह क्या होता है भाई? प्रवाह, स्टॉक और प्रवाह में अंतर पड़ा ना। प्रवाह एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है, निश्चित समयावधि में होती है। निश्चित समयावधि में जो भी उत्पादन होता है, यानी समयावधि होगी ना 1 साल, उसमें 1 साल के अंदर की जितनी वस्तुएं बनी वही जो पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं कि 31 जनवरी को कितना उत्पादन था, नहीं। तो राष्ट्रीय आय एक स्टॉक अवधारणा नहीं है, बल्कि कैसी अवधारणा है? एक प्रवाह अवधारणा है, अर्थात एक निश्चित समयावधि से जुड़ी हुई अवधारणा है। 1 वर्ष, तो 1 वर्ष आ गया तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है? पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित समयावधि में गणना की जाती है, क्योंकि 1 वर्ष के अंदर तो 365 दिन के अंदर जितनी भी वस्तुएं बनेगी उसको जोड़ेंगे। तो राष्ट्रीय आय एक प्रवाह अवधारणा है, न कि स्टॉक अवधारणा। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय एक प्रवाह अवधारणा है, न कि स्टॉक अवधारणा। ठीक है, नंबर 10, शुद्ध मात्रा के अनुसार गणना। शुद्ध मात्रा के अनुसार, यानी शुद्ध मात्रा मतलब जितनी मात्रा वस्तु की बनती है उसी को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। अर्थात इसमें मूल्यह्रास जो है उसको सम्मिलित करेंगे या नहीं करेंगे? राष्ट्रीय आय की गणना जब होती है तो उसमें मूल्यह्रास जुड़ा हुआ होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मूल्यह्रास किसकी आय होती है?
जनता की होती है, सरकार की होती है, उपभोक्ता की होती है, उत्पादक की होती है। मूल्यह्रास किसी की आय नहीं होती है। मूल्यह्रास तो उसमें वस्तु के मूल्य में होने वाली कमी है जो किसी को प्राप्त नहीं होती है। मैंने कहा ना कि 5 लाख की अगर मोटर है, 5 लाख की मोटर अगर 5 साल चलती है, कितने साल चलती है, तो इसका मतलब उसमें कितने मूल्यह्रास आ रहा है 1 साल का, 1 लाख है। 2 साल में 2 लाख का मूल्यह्रास आ जाएगा, 3 साल में 3 लाख का, 4 साल में 4 लाख, और 5 साल में वो वस्तु बिल्कुल रद्दी हो जाएगी। वो मोटर क्या है, केवल रद्दी में उसमें कबाड़ में बेचने लायक रह जाएगी। तो मूल्यह्रास आ रहा है, ये किसके कहाँ गया मूल्यह्रास, किसको मिला, उत्पादक को मिला है या उपभोक्ता को मिला है। तो मूल्यह्रास वस्तु के मूल्य में होने वाली वह कमी है जो कि न तो उत्पादक को प्राप्त होती है न उपभोक्ता को। ये मूल्य में दिखाई नहीं देता है। भाई 50,000 की मोटरसाइकिल 6 महीने बाद 45,000 की रह गई, ये 5,000 कहाँ चले गए, देखा गया? किसके पास गए, दुकानदार पास रहे या उपभोक्ता के पास रहे? ये किसी की आय नहीं होती। तो मूल्यह्रास को जोड़ेंगे राष्ट्रीय आय में या घटाएंगे? घटाएंगे। तो मूल्यह्रास राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ा, ये केवल शुद्ध मात्रा होती है, शुद्ध आय को ही राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे। आगे जब हम पढ़ेंगे ना, ये जीएनपी एट मार्केट प्राइस में होती है, फैक्टर कॉस्ट होती है, इसी को राष्ट्रीय आय बोलेंगे, नेशनल इनकम। तो इसमें मूल्यह्रास नहीं जुड़ा हुआ, यानी मूल्यह्रास को बाकी घटा दिया जाएगा, क्योंकि मूल्यह्रास एक्चुअल में किसी की भी इनकम नहीं होती है। तो शुद्ध मूल्य या शुद्ध मात्रा की गणना राष्ट्रीय आय में की जाती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना शुद्ध मात्रा के अनुसार की जाती है। क्या की जाती है? शुद्ध मात्रा के अनुसार, अर्थात इसमें मूल्यह्रास को घटाया जाता है, अर्थात मूल्यह्रास की गणना इसमें नहीं की जाती है। एक साल में जितनी भी वस्तुएं बनेगी, अगर उसमें पूंजीगत वस्तुओं का मूल्यह्रास आ रहा है तो उस मूल्यह्रास को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ेंगे। ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, राष्ट्रीय आय की जो विशेषताएं, 10 विशेषताएं है, 10 को आपको याद रखना है। एक देश की अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय आय की गणना एक देश के लिए की जाती है। दूसरा, राष्ट्रीय आय की गणना हमेशा एक निश्चित अवधि, और क्या होती है वो अवधि? 1 वर्ष। हाँ, उसे वित्तीय वर्ष बोलते हैं। और हमेशा अवधि क्या होगी? 6 महीने होगी, 2 महीने होगी, 1 साल होगी। हमेशा हर देश राष्ट्रीय आय की गणना 1 वर्ष के लिए करता है। ये देश के निवासियों की आय होती है, इसमें भौगोलिक सीमाएं नहीं होती, बल्कि देश के निवासियों की आय को जोड़ा जाता है। वो देश का निवासी कहीं भी कमा रहा है, कहीं भी उत्पादन कर रहा है, उसको राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे। आर्थिक क्रियाओं से संबंध राष्ट्रीय आय में केवल उत्पादक आर्थिक क्रियाओं को यह जोड़ा जाता है, अनुत्पादक अनार्थिक क्रियाओं को नहीं। जिससे कोई उत्पादन नहीं होता है उसको राष्ट्रीय आय में नहीं। कैसा, मैं तो डांस सीख रहा हूं, अब ये क्रिया कौन सी है? अनुत्पादक अनार्थिक क्रिया है। इससे कोई हो रहा है क्या? कुछ देश को फायदा हो रहा है क्या? कुछ नहीं। तो जो अनुत्पादक अनार्थिक क्रिया को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ेंगे। इसमें अंतिम उपभोग योग्य वस्तु और सेवाओं को जोड़ेंगे, मध्यवर्ती या अर्धनिर्मित वस्तुओं को नहीं। जो उपभोग के लिए तैयार है उसी वस्तु को जोड़ेंगे। प्रचलित बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। मतलब बाजार में जिस कीमत पर उपभोक्ता को वस्तु उपलब्ध होती है उसी कीमत पर राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे। देश की मुद्रा में व्यक्त, जिस देश की राष्ट्रीय आय की गणना करने उसी देश की मुद्रा में राष्ट्रीय आय को व्यक्त किया जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय को जोड़ना है तो किस में जोड़ेंगे? मुद्रा में। किसमें? रुपए में। अगर जापान की जोड़ेंगे तो येन में, अमेरिका की जोड़ेंगे तो डॉलर में। तो हर देश अपनी अपनी मुद्रा में राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है। और वस्तु और सेवाओं के मूल्य, ठीक है, इसमें वस्तु और सेवाओं का मूल्य जोड़ा जाता है, उनका उत्पादन नहीं। कितनी वस्तुएं बनी उससे कोई मतलब नहीं, कितने मूल्य की वस्तुएं बनी है वो इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय आय एक स्टॉक अवधारणा नहीं बल्कि कैसी अवधारणा है? प्रवाह अवधारणा है, यानी एक निश्चित समयावधि में होने वाली अवधारणा है। ठीक है। और शुद्ध मात्रा, राष्ट्रीय आय में शुद्ध मात्रा की गणना की जाती है। ठीक है। तो आज विशेषताएं होगी। कल हम राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं उन विधियों को पढ़ेंगे। उसकी जो 3 विधियां हैं, तीनों विधियों को हम पढ़ेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। तो याद ध्यान रखना है कि ये जो 10 विशेषताएं हैं उसमें से कोई छोटा प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रीय आय की गणना की कोई 4 विशेषताएं बताइए या कोई 5 विशेषताएं बताइए। तो आपको इसमें से कोई 5 विशेषताएं या कोई भी 8 विशेषताएं जो है
याद रखना। बड़ा 3 नंबर का प्रश्न आएगा तो पूरे 10 की 10 विशेषता आ सकती, और छोटा प्रश्न आएगा तो केवल कोई 4 या 5 विशेषताएं आएगी। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।